जो ये उपनाम है बागी, इसका मतलब क्या? पहले लालू यादव जी आए, बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। अमरिंदर बागी जी, आप आज तक के इलेक्शन क्यों नहीं लड़ पाए? दोनों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के मूल्यों को भूल गए। कि हमको सबसे अच्छा राजनीति लगता है और व्यवहार लगता है माननीय नितिन गडकरी जी का। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी पॉडकास्ट लाइव। मैं मसीह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में, जहां बात होगी नेताओं से, लेकिन सिर्फ वोट की बात नहीं होगी। यहाँ बात होगी विकास की, यहाँ बात होगी युवाओं के रोजगार की। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिनकी राजनीतिक सफर बहुत पुरानी रही है। जेपी आंदोलन से इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और उसके बाद वकालत में दिलाने के लिए अपना काम किया है। पटना सिविल कोर्ट से लेकर सियासत की चौपाल तक जिनकी आवाज अब युवाओं, किसानों और आम जनता के भरोसे का प्रतीक बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरिंदर बागी जी की। आप स्वागत कीजिए अमरिंदर बागी जी का, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक एडवोकेट भी हैं और आजकल राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय भी रह रहे हैं। अमरिंदर बागी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद इसके लिए कि भैया आपने मुझे अपने स्वागत में बुलाया, अपने स्टूडियो में बुलाया, आपका धन्यवाद है। अमरिंदर बागी जी, हमारे कुछ सवाल हैं जो जनता भी आपसे जानना चाहती है, क्योंकि आप जेपी आंदोलन से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। उसके बाद आपने क्या कहते हैं अदालत के लिए अदालत तक जाके लोगों को न्याय दिलाने का जो काम किया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी वकालत से राजनीतिक की जो सफर है ये कैसे शुरू हुई? देखिए, सबसे पहले तो हमने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत जो मैंने किया, वो ऐसे कहा जाए तो 74 के आंदोलन पहले छात्र जीवन में जब हम बाल यात्रा से गुजर रहे थे, बालपन में गुजर रहे थे जी, उस वक्त ही हमें महापुरुषों के बारे में सुनने में बड़ा अच्छा लगता। महापुरुषों की किताब या कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छी लगती थी। फिर जब मैं हाई स्कूल में गया और हाई स्कूल जाकर के जब मैट्रिक का हम इम्तहान देने वाले थे, उसी वक्त छात्र आंदोलन शुरू हुआ जी। और छात्र आंदोलन में हम बिल्कुल एक सक्रियता का निर्वाह की और हमें लगा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और लोकतंत्र खतरे में है। और छात्रों ने आवाज़ बुलंद की भ्रष्टाचार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया और तब से लेकर के अब तक हमारे मन में जो भावनाएं हैं, उन्हीं आदर्शों को लेकर हम चलते हैं जो जेपी ने कहा। जेपी ने कहा कि जब तक समाज के अंतिम वर्ग के लोगों को समाज के मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा जी, तब तक हमारा समाज की व्यवस्था पूर्ण पर बदल नहीं सकती है। और इसीलिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जी। और उन्हीं संपूर्ण क्रांति के नारा से ओतप्रोत होकर हम अपने जीवन को शुरुआत किए हैं राजनीति में। और एक राजनीतिक होने के चलते हमने देखा कि साहब, कुछ हमारी जीविका भी होनी चाहिए, कि अगर हम कोई जीविका नहीं करेंगे तो पॉलिटिकली करप्ट होने की संभावना रहती है, क्योंकि पेट तो मानता नहीं है, खाना तो मानता नहीं है। बिल्कुल। तो जीविका के लिए सभी राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को कुछ न कुछ अपनी जीविका के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए। तो हमने वकालत शुरू की और वकालत की शुरुआत हमने पटना उच्च न्यायालय से शुरू किया जी। और हम पटना उच्च न्यायालय में ही अधिवक्ता हैं। पिछले 30 वर्ष से ज़्यादा से पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। जनहित याचिकाओं को हम दायर करते हैं, जनहित के मुद्दों को उठाते हैं। आम लोगों का अभी भी सवाल होता है, चाहे वो सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, सर्विस मैटर, उन सबको देखते हैं जी। और एक वकील होने के नाते हम एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हम एक लीगल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं जी। और एक वकील होने के नाते हम एक लीगल एक्टिविस्ट भी हैं। तो उसके नाते जो हमारे मन में भावना है उसको उतारने का हम काम करते हैं।
लोगों के बीच में। आप एक सवाल इस बीच में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने बताया कि जेपी आंदोलन में से आपने अपना स्टार्ट किया था इस चीजों को, कि आपको एक बदलाव दिख रहा था, जो जेपी जी ने जिस तरीके से काम कर रहे थे आपको एक बदलाव दिख रहा था, लेकिन उस समय बहुत से नेता थे जो जेपी आंदोलन से निकल के आए। अगर हम बात कर ले लालू यादव और नीतीश कुमार की भी हम बात करें तो वो भी जेपी आंदोलन से ही वो भी नेता बनकर आए हैं। वो आज सत्ता पे पहुंचे हैं, सत्ता पे काम भी कर रहे हैं, सत्ता पे जिस तरीके से सबसे पहले लालू यादव जी आए, बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। अमरिंदर बागी जी, आप आज तक के इलेक्शन क्यों नहीं लड़ पाए इस बीच में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। जी जब जेपी आंदोलन शुरू हुआ जी और आंदोलन के बाद चुनाव हुआ 77 में, जी जनता पार्टी का निर्माण किया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने सभी दलों को मिलाकर के एक दल बनाया, जनता पार्टी, जी जिसका चुनाव चिन्ह था चक्र हलधर छाप। जी और एक तरफ उन्होंने बनाया गैर चुनावी क्रांतिकारी संगठन, जो विशुद्ध लोकतांत्रिक संगठन था, उसका नाम उन्होंने रखा छात्र युवा संघर्ष वाहिनी। अच्छा। और इसमें उन्होंने कहा जी ये संगठन की आवश्यकता मुझे इसलिए आज पड़ रही है कि कल को, चूंकि लोकतंत्र में चुनाव का होना आवश्यक है, बिल्कुल, इसीलिए अभी चुनाव कराने के लिए जनता पार्टी की स्थापना की गई है। एक परिवर्तन हुआ, लेकिन हमारा संपूर्ण क्रांति का आंदोलन सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। और जब तक संपूर्ण क्रांति हो न जाए, तो संपूर्ण क्रांति के लिए उन्होंने छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जैसे क्रांतिकारी नौजवानों की संगठन का स्थापना की। और उन्होंने कहा कि संगठन में वे लोग ही रह सकते हैं जिनकी उम्र 14 से 30 वर्ष होगी। अच्छा। जो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा। और गांव में जाकर के समाज में अंतिम वर्ग के बीच जाकर के, हाँ, समाज के अंतिम वर्ग के लोगों के लिए काम करेंगे जी। और उसी का सबसे उदाहरण था बौद्ध गया भूमि आंदोलन जी, जो शांतिपूर्ण ढंग से चला। हाँ। और बौद्ध गया भूमि आंदोलन में बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से 20,000 जमीन पर कब्जा किया गया। और उनके नेतृत्व, जिनकी लड़ाई थी, उन्होंने ही की कि सफल आंदोलन हुआ। तो स्वाभाविक है कि उस संगठन में हम 30 वर्ष तक प्रतिबद्ध रहे काम करने के लिए, तो हमने चुनाव नहीं लड़ा। 30 वर्ष हमारी जब पूरी गई और आप सिर्फ जनसेवा ही करते रहे। हाँ, और भूमि आंदोलन समाप्त हो गया जी। अब अन्य क्षेत्रों में हमको काम करना था संपूर्ण क्रांति के लिए जी। तो आम जनता के बीच में गए और आज तक घूम रहे हैं जनता के बीच। चाहते हैं कि एक बदलाव हो, और सारे दल की स्थिति यही है। ये दुर्भाग्य है कि जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग, जो भी आपने कहा जी, सत्ता पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है, बिल्कुल। दोनों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के मूल्यों को भूल गए जी। और ये वही काम कर रहे हैं जिसके खिलाफ सन 74 में जेपी आंदोलन हुआ था जी। आपने बहुत सही बात कहा। इसी बीच एक सवाल और है बागी जी, कि आपका जो ये उपनाम है बागी, इसका मतलब क्या है? क्या ये एक विचारधारा है या सिर्फ एक नाम है? मैं बताता हूँ जी। जब छात्र आंदोलन हुआ जी, तो मंच पर से हम लोग कहते थे कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं जी। बिल्कुल। तो उम्र मेरी कम थी जी, छात्र थे जी, और मैट्रिक का परीक्षा देने वाले थे। हाँ। इस प्रकार का भाषण छात्रों को करते थे। हाँ। तो लोगों ने मुझे बागी बागी कहना शुरू किया। उसी नाम से मैं अमरिंदर बागी नाम से जाना जाने लगा। आज वही नाम हमारा नहीं, वो आपकी बात ठीक है। क्या बागी से लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आता है या पॉजिटिव आता है? देखिए, किसी को नेगेटिव थॉट आवे या पॉजिटिव थॉट आवे, उससे हमें क्या लेना देना है। हाँ, मैं तो आज भी सच कहने की आदी हूँ। आज भी लोगों को लगता है कि सच का अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। मतलब आज भी आप सच के लिए ही बगावत कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक और सवाल है बागी जी, कि आप पटना हाई कोर्ट से जुड़े रहे, क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका जो है वो आज भी आम आदमी के लिए बहुत दूर है, या फिर आज भी लोगों को न्याय दिलाना आज भी बहुत दूर हो चुका है? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कोर्ट में जो क्या कहते हैं फाइलें जो रहती है, आज भी बहुत पुरानी फाइलें पड़ी हुई है और उसका आज तक कुछ भी समाधान नहीं हो पाया है।
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका कहना बहुत हद तक सही है जी। कि न्याय मिलने में देर हो रही जी, है, बहुत देर हो रही है। बहुत देर हो रही है, बिल्कुल जी। सही बात है। जी। लेकिन ये भी बात सही है कि आज कुछ भी लोगों को न्याय मिलता है तो न्यायपालिका से मिलता बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस आपकी बात ये भी ठीक है कि ज़ाहिर-सी बात है, न्यायपालिका है तो न्याय वहीं से मिलेगा। लेकिन कहीं हम ये भी देखते हैं कि जिनका पैरवी और जिनके पास पैसा है, उनको न्याय बहुत जल्दी मिलता है, या जिनके पास इस चीज़ की कमी है, उनको न्याय मिलने में वक़्त भी लगता है या फिर नहीं भी मिल पाता है। बहुत जगह पे अन्याय भी होता है कि जो बेकसूर लोग हैं, उनको भी कसूरवार ठहरा दिया जाता है। है। देखिए, ऐसा घटना मिलता है, देखने को मिलता है कभी-कभी। जी। तो इसके लिए भी जो एडवोकेट हैं, हम लोग जैसे एडवोकेट तो हम चाहते रहते हैं कि भाई न्यायपालिका में देर ना हो जी। और जो गरीब आदमी है उसको भी न्याय मिले। और खास करके हम तो ज्यादा गरीब लोगों के लिए ही वकालत करते हैं। जी। और हम जो सचेत नागरिक हैं उनको भी कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जी। कि न्यायपालिका में अगर कुछ गड़बड़ी उनको लगता अगर है इस प्रकार की बात, तो उनको आगे आकर के एक सेमिनार का आयोजन करना चाहिए। समाज में जब लगे, खास करके सचेत नागरिकों से और जो पत्रकार समूह है, वैसे लोगों से मेरा निवेदन अवश्य होगा, मैं करना चाहता हूँ कि समाज को बदलने के लिए और कहीं भी गैर बराबरी हो, गड़बड़ी हो, चाहे न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या विधायिका हो, तो जिन लोगों से लगता है कि गड़बड़ी जो फैला रहे हैं, उन्हीं लोगों के समूह को लेकर एक सेमिनार करना चाहिए और इस बात को उनके बीच रखनी चाहिए कि साहब, आप सबसे बड़े जी। जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेवार संस्था है, और यहाँ पे यदि ऐसा होता है अगर, तो समाज कहाँ जाएगा? हो तो ये सकता है आपकी बात ठीक है, आप जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन जो जनता के जनप्रतिनिधि है, वो क्यों नहीं इस काम को करते हैं? देखिए, जनता के जनप्रतिनिधि के बारे में तो हम क्या बता रहे हैं आपसे। आज की जनता, आज के जनप्रतिनिधि हैं, सचमुच में हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जी। वो पूर्ण रूपेण वोट तो जनता से लेकर के बनते हैं जनप्रतिनिधि, बिल्कुल। लेकिन वो जनता के प्रति पूर्ण रूपेण जिम्मेवार नहीं है। वो सबसे पहले जिम्मेवार है अपने पार्टी के प्रति, अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति, और जिस साधन से वो जीत करके आते हैं उन साधन को फिर से कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, उनके प्रति जिम्मेवार है। इसीलिए जेपी ने अंतिम दौर में कहा था कि लोकतंत्र में निर्दलीयता ही एक विकल्प है और जनता को चाहिए कि गांव स्तर से जी। अपने मुखिया को चुने, जनता चुने, न कि कोई राजनीतिक दल चुने। बिल्कुल। राजनीतिक दल के द्वारा चुन के कोई प्रतिनिधि अगर आते अगर हैं, जी। तो वो प्रतिनिधि जनता से वोट तो लेते हैं, लेकिन वो जिम्मेवार होते हैं अपने दल के प्रति, तो कहाँ से जनता के प्रति काम करेंगे वो। इसलिए जेपी ने कहा कि अब लगता है कि निर्दलीयता ही विकल्प है, ताकि जनता खुद से अपना उम्मीदवार चुने, उसको वोट करे। बिल्कुल। लेकिन ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि लोग तो पार्टी के टिकट लेने के लिए बहुत ज्यादा बेताब रहते हैं कि हमको इस पार्टी से टिकट मिल जाए तो हम जीत जाएंगे, या अगर हम निर्दलीय, क्योंकि अगर बिहार की राजनीति की हम बात करें तो निर्दलीय का बहुत ज्यादा वैल्यू बिहार में नहीं है। अगर आपके पास कोई सिंबल या कोई लोगो नहीं है और आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जनता को भी एक भरोसा कम रह जाता है। मैंने निर्दलीय आपको नहीं कहा जी। मैंने कहा निर्दलीयता एक विकल्प है। हाँ। लेकिन कौन सा निर्दलीय? जनता के द्वारा चुने गए निर्दलीय, तो जनता का प्रतिनिधि हो गया ना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो निर्दलीय नहीं हुआ, वो तो सबसे बड़ा दल का प्रतिनिधि हुआ। हाँ। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी है, सर्वोपरि है। जी। तो जनता ने चुन के दिया कि हमारा ये कैंडिडेट होगा। हाँ। और जनता ने बिल्कुल ग्रास रूट से, पंचायत स्तर से मीटिंग किया, वार्ड स्तर से मीटिंग किया, और मीटिंग करके तय किया कि साहब हमारा ये पंचायत का उम्मीदवार, ये विधानसभा उम्मीदवार, ये लोकसभा का उम्मीदवार। जी। तो जब जनता ने चुन दिया तो उसका दल कौन हो सकता है? बिल्कुल। वो निर्दलीय नहीं कहा जाएगा मेरे शब्दों में। जी जी, वो जनता के प्रतिनिधि है, मतलब जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। यही अब दौर यही आ गया। मैं तो अभी मैं भी चुनाव लड़ने वाला हूँ जी। 63 कटिहार विधानसभा क्षेत्र से। वैसे मैं 2009 से ही लोकसभा की तैयारी करता था कटिहार लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन इस बार लोगों ने, समर्थकों ने कहा कि नहीं विधानसभा चुनाव लड़े, मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं तो जनता को साफ साफ कहता हूँ कि देखो, मेरा चुनाव लड़ना कोई शौक नहीं है, लेकिन
लोहिया जी ने कहा, जेपी कहते थे, लोहिया जी कहते थे कि जब किसी सचेत नागरिक को ऐसा लगने लगे कि विधानसभा में और लोकसभा में या पंचायतों में अच्छे लोग चुन के नहीं जा रहे हैं तो उनको स्वयं की दावेदारी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने दावेदारी किया है जनता के बीच जाकर के, और जनता को मैंने ये कहा है कि मैं चुनाव तभी लड़ूंगा जब आप अपना उम्मीदवार हमें घोषित करें। बिल्कुल। तभी मैं आपके प्रति जिम्मेवार होऊंगा, उत्तरदायी रहूंगा। और जब जनता के प्रति हम उत्तरदायी रहेंगे तो जनता के हर काम में हमको आगे बढ़कर निकलना होगा, आगे और काम करना पड़ेगा। लेकिन अमरिंदर बागी जी, आपकी ये बात ठीक है कि जनता अगर आपको अपना प्रतिनिधित्व देती है तो आप लड़ेंगे और जनता आपको जिताएगी भी। जाहिर सी बात है, अगर जनता खुद कह रही है कि आप लड़िए तो वो आपको जिताएगी। लेकिन आजकल जो पार्टी पॉलिटिक्स जो हो रही है, जो अलग अलग जो दल है, वो बहुत पैसे खर्च करते हैं इसके ऊपर। अगर एक विधानसभा की हम बात करें तो हमको लगता है कि 2 करोड़ खर्च होना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, तो मुखिया के इलेक्शन में भी खर्च हो जाता है। आपके पास उतने पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी पार्टियां आती है, क्योंकि इलेक्शन में पैसा बंटना भी आजकल बहुत कॉमन बात हो गया है, जो रातों रात कोई दल आता है पैसा बांटता है। हम किसी दल का नाम नहीं लेंगे क्योंकि कोई एक दल का ये काम नहीं है, देखा जाए तो सब भी करते हैं और देखा जाए तो कोई भी नहीं करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी दल आ जाए जो रातों रात लोगों को पैसा दे दे और अपनी तरफ कर ले, तो उस समय आप क्या कीजिएगा? देखिए, क्या उस समय जनता, आपके जो जनता है वो उनसे पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? मैं बता रहा हूं। देखिए, समाज में जी या राजनीति में कहीं भी चले जाएं, बस में, ट्रेन में, सब जगह अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। बिल्कुल। उनको नहीं रोक सकते आप। हाँ। तो बुरे लोग अपना काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनके पास जो भी गलत संसाधन है, गलत मीन्स है, तो उसको वो देते हैं लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित करने के लिए। जी। तो मेरा यहाँ मानना क्या है कि अगर चुनाव का समय है, मान लीजिए, तो अभी आपने कहा कि बहुत सारे दल वाले हैं, बहुत सारे व्यक्ति खूब पैसा खर्च करते हैं जी, तो उससे हमको मतलब नहीं है। हमको उसके पीछे नहीं जाना है। हम यही लोगों को कहते हैं कि देखो, एक विधानसभा में अगर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की जनसंख्या है, मतदाता है, मान लीजिए सपोज जी, तो वो 2-3 लाख आदमी को नहीं परचेज कर सकता है, इतनी ताकत नहीं है। बिल्कुल। तो हर पंचायत से अगर 1000 आदमी निश्चित रूप से ईमानदार होते हैं, बिल्कुल, और दुनिया ईमानदारों के बल पर चल रही है, जी, ये मानना पड़ेगा आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बेईमानों के बल पर दुनिया नहीं चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है। ईमानदारों के बल पर चल रही है। जी, और हमारा इतिहास गवाह रहा है जी, कि महाभारत की लड़ाई में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जी, पांडवों के 5 पुत्र थे, जी, और 5 आदमी ही सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे और 100 लोग गलत रास्ते पर चल रहे थे। मगर उन 100 लोगों को साथ देने वाले एक से एक महारथी थे, भीष्म और द्रोण जैसे महारथी, कर्ण जैसे महारथी। लेकिन ये 5 लोग जो सही रास्ते पर चलने वाले थे, जी, तो खुद कृष्ण उनका सारथी बन गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज जितने बड़े बड़े पैसे खर्च करने वाले, गलत इंग्लिश का उपयोग करने वाले चुनाव में आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 100, 200, 1000 आदमी हर पंचायत में मजबूत हो जाए उस दिल गुर्दा से पांडवों की तरह, जी, तो हम महाभारत का जंग जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बागी जी, एक सवाल और है कि आज का जो दौर है, इस दौर में आम जनता के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है? महंगाई है, बेरोजगार है, या भ्रष्टाचार है, या फिर यूं कह लीजिए कि न्याय मिलना? देखिए, सबसे बड़ी समस्या, तो हालांकि जितनी बातें आपने कही है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सभी एक दूसरे से लिंक्ड है, बिल्कुल, अनुनासिक संबंध है तीनों में। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो महंगाई है, ठीक है, दूसरा भ्रष्टाचार है, तीसरा बेरोजगारी है। बिल्कुल, अलग अलग कहेंगे तो बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिल्कुल। अगर बेरोजगार लोग ना रहे तो महंगाई को एक आज जैसे कि अपराध प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। हाँ, हाँ, आज आप सुनते होंगे कि शराबबंदी है बिहार में, है ना? हाँ, लेकिन शराब घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। बिल्कुल। पहुंचाता कौन है भाई? यही बेरोजगार लोग।
बिल्कुल, इनको एक रोजगार का अवसर मिल गया। उसको रोजगार मिल गया, हाँ। पकड़ाया तो जेल के बेल हुआ। हाँ। लेकिन अगर यही बेरोजगारों को नौकरी मिल जाए अगर, हाँ। तो ऐसा काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम छात्र जीवन में जब थे, तो जब हम लोग धरना करते थे तो उसमें बोलते थे कि काम के अधिकार को संविधान में लागू करो जी। और किसानों को उद्योग का दर्जा दो। जी। ये दो काम कोई भी सरकार कर दे अगर, जी। तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है, बेरोजगारी खत्म। लेकिन भ्रष्टाचार अगर देखा जाए तब तो आजकल तो भ्रष्टाचार एकदम नीचे तबके तक पहुंचा हुआ है। ये स्टार्ट बहुत नीचे लेवल से होता है और ये बहुत ऊपर नहीं, लेवल तक जो नहीं। लोग बैठे हुए हैं। यही गलतफहमी है आपकी। जी। हमेशा भ्रष्टाचार ऊपर से आता है। हाँ, जाहिर से वही तो एक दूसरे से लिंक है, ये ऊपर नीचे तो से लिंक है। भ्रष्टाचार ऊपर से आता है। हाँ। ऊपर के लोग ठीक हो जाएंगे तो नीचे स्वतः ठीक। आप एक देखिए, आप जी। आप पत्रकार हैं, किसी एक जिले में या किसी एक थाने में जी। एसपी डीएम ईमानदार चला आता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट शांत हो जाता है। बिल्कुल। देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। फिर कोई करप्ट आ गया ऑफिसर, फिर शुरू हो गया गड़बड़ी। जी। तो मतलब क्या है इसका? मतलब ऊपर के लोग ज्यादा, ऊपर के लोग, एक आदमी अगर ईमानदार हो जाए तो स्वतः सब लोग ईमानदार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सही है। यही है। तो इसको कैसे सही किया जा सकता है? ऊपर के लोग को कैसे सही करें? क्योंकि जितने भी ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, ऊपर के लोगों को सही करने की बात चलेंगे तो आप भी गलत हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको व्यवस्था में सुधार तभी हम ला सकते हैं, हाँ। जब यहाँ जो सबसे बड़ा मालिक है जनता, तो जनता में छात्र भी आ गए, नौजवान भी आ गए, किसान भी आ गए, मजदूर भी आ गए, शिक्षक भी आ गए, हाँ। डॉक्टर भी आ गए, इंजीनियर भी आ गए, वकील भी आ गए। इन सबों के बीच से वैसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो इन सब चीजों की चिंता कर रहे हैं। लेकिन बादल जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो ईमानदार लोग भी सिस्टम में आने के बाद बेईमान हो जाते हैं। ऐसा नहीं, हम तो बहुत जगह देखे हैं। तो फिर ईमानदार रहे कहाँ? वही तो हो, तो मतलब स्टार्टिंग वो ईमानदार थे, सिस्टम में आने के बाद फिर वो क्या ईमानदार, इस सिस्टम का ही प्रेशर होता है क्या कि उनको फिर वो ईमानदार, बेईमानी करना फिर पड़ वो जाता है? ईमानदार कैसे रहे? जब वो आदमी सिस्टम में आए तो भ्रष्ट होते, फिर ईमानदार नहीं थे। ये भी तो हो सकता है ना कि ईमानदार, मतलब वो सिस्टम में उस तरीके का माहौल बना हुआ है कि आपको भी बेईमानी करना पड़ेगा। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जी। आप पॉलिटिक्स में आए, ऊपर के स्तर पर आए। हाँ। बहुत जमाना गुजर गया हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में चाहे किसी भी दल का कोई हो, सब व्यक्ति कहता है कि बड़े ईमानदार व्यक्ति थे। हाँ। सादगी उनके चेहरे से झलकता था। जी। आज कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल बिल्कुल। जबकि बड़े गरीब आदमी थे वो, बड़े गरीब घर से आए थे, और जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके बाद दो ही धोती कुर्ता था, वो भी काला फटा ही रहता था, एक कॉलर। फिर भी उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और आम जनता में कभी मैसेज नहीं गया कि शास्त्री जी अच्छे आदमी नहीं। सब लोग कहते हैं, किसी दल के, सभी दल के लोग कहें कि नहीं क्या बात है, देश का ऐसा प्रधान। तो ऐसे 2% लोग हैं ना। अब आ जाइए ब्यूरोक्रेसी में, आ जाइए। हमारे बिहार में एक ऑफिसर थे, आईएएस अफसर केबी सक्सेना जी, काम जानते हैं? हाँ, जानते हैं। उनकी ईमानदारी की बात आज भी सभी दल के लोग करते हैं। देखिए, ईमानदार लोग हैं, दो प्रकार के ईमानदार लोग हैं। एक ईमानदार लोग क्या है कि बहुत ईमानदार है जी, अपने स्तर तक, ठीक है, अपने स्तर तक ईमानदार है, लेकिन वो दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, वो बोल नहीं सकते, या बोलते हैं कि हम किसको समझाने जाए, हमको अपने आप को ठीक रखना है। एक इस प्रकार के लोग हैं जी। तो उनका मैसेज आगे नहीं पहुंच पाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सामाजिक एक्टिविस्ट रहे हैं जी, पॉलिटिकल बड़े नेता रहे हैं जी। जैसे आप जयप्रकाश नारायण जी को लीजिए जी, महात्मा गांधी जी को लीजिए, बिल्कुल, भगत सिंह को लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। स्वामी विवेकानंद जी को लीजिए। तो बहुत सारे लोग हैं आज भी
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जयप्रकाश जी और लोहिया जी के तरह लोग आज भी इस देश में विराजमान हैं, लेकिन वो समय और वक्त आ नहीं रहा है कि आप उनको पहचान नहीं रहे हैं। लेकिन आज तो उनके ही नाम पे राजनीति चल रहा राजनीति चल रही है जरूर, लेकिन आज देखिए कि अच्छे लोग खड़े होते हैं चुनाव में, है। हाँ, होते हैं ना, बिल्कुल। तो जो वोटर्स हैं वो क्या कहते हैं, पंचायत से लेकर के लोकसभा तक में अच्छे लोग खड़े होते हैं, लेकिन जो मतदाता है वो क्या कहती है, इसके पास पैसा नहीं है, हाँ। गाड़ी नहीं है, क्या जीतेगा, उसको वोट नहीं देते हैं। तो इस माहौल को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो ईमानदार लोग सीधे खड़े हो जाते हैं चुनाव में। हाँ। हमने पहले शुरू में क्या कहा कि हमने जेपी के नेतृत्व में छात्र युवा संघर्षवादी संगठन के नेतृत्व में बहुत आंदोलन शुरू किया कि जिसकी लड़ाई उसके नेतृत्व पहले उसको एडुकेट किया गया, तब लड़ने गए। तो आज वैसे ईमानदार लोगों को जो राजनीति में आना चाहते हैं, वैसे लोगों पर जनता को एडुकेट करना पड़ेगा। सर, आपने जिस तरीके से बताया, हमको एक बात ये बताइए कि आप जनता से कैसे संवाद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात हुई कि बहुत पैसे है लोगों के पास, तो लोग 10 गाड़ियां से जाते हैं, हर पंचायत में लोगों से मिलते हैं, आप किस तरीके से संवाद करते हैं? देखिए, हमारे सामने पूंजीवाद का कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ी बात, पैसे पर राजनीति हम करना उचित नहीं समझते हैं। यदि पैसे वालों के बल पर राजनीति करेंगे तो पैसे वाले एक दिन हम पर हावी होंगे और वे हमें भी करप्ट बनाने की बात सिखाएंगे जी। तो हम जनता को यही कहते हैं कि देखिए भाई, ये लोकतंत्र आपके लिए बना है और जनहित में ही सभी कानून बनाए जाते हैं जी, सभी नियम बनाए जाते हैं। हमारा संविधान भी राष्ट्र हित में बना है, बिल्कुल जनहित में बना है जी। तो हम जनता के बीच जाते हैं और जनता को ये कहते हैं कि हमारे संविधान की जो अवधारणा है हम उसको पढ़ें और जो मौलिक अधिकार है, जो कर्तव्य है, उसको हम जानें और हमारा वोट कोई खरीदे नहीं, क्योंकि हमारे वोट से ही लोग देश में बड़े बड़े पद पर जाते हैं। तो हम अपने वोट को बिकने नहीं दें और हम अपने वोट को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, पैसे के आधार पर वोट न करें। सर, अगर जनता आपको जनप्रतिनिधि चुनती है तो वो कौन सा वादा है जो आप कभी नहीं तोड़ेंगे जनता का? जनता से मैं जितनी तो वादा करके आया हूँ, मैं यहाँ आऊँगा, जो मैंने वादे भी किए हैं अभी, क्योंकि मैं भी चुनाव में लगा हुआ अभी हूँ, इसलिए मैं छिपाना चाहता हूँ, मैं खुल के बताना चाहता हूँ। हाँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता जिस विचार से लैस होकर हमें वोट करेंगे, उनके विचारों को हम कभी बदलने नहीं देंगे जी। ये मेरा सबसे पहला वादा है और कमिटमेंट है मेरा। सपोज कि मैं चुनाव निर्दलीय लड़ता हूँ, मैं जीत के आता हूँ, तो मैं किसी दल में नहीं जा सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि जनता फिर तो जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। जनता जब कहेगी जी, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता जो भी कहेगी अच्छी अच्छी बात कहेगी। जी सर, कुछ रैपिड राउंड टाइप का हमारे पास सवाल है, जैसे राहुल गांधी या नितिन गडकरी, किसकी राजनीतिक आपको सबसे ज्यादा व्यवहारिक लगती है? देखिए, हमको सबसे अच्छा राजनीति लगता है और व्यवहार लगता है माननीय नितिन गडकरी जी का, क्योंकि नितिन गडकरी जी का जो कार्यक्रम होता है वो बिल्कुल दल से ऊपर उठकर होता है। वो जनहित में और दलहित में वो काम करते हैं, खुल के जात का विरोध करते हैं। जी। मोदी सरकार का सबसे अच्छा और सबसे खराब फैसला कौन सा है? मोदी सरकार का सबसे अच्छा फैसला है माननीय नितिन गडकरी ऐसे व्यक्ति को अपने केंद्र में मंत्री बनाना। और सबसे खराब फैसला? सबसे खराब फैसला उनका ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पहले लोकतंत्र था कि पंचायत से स्तर से लेकर जिला स्तर तक चुनाव हो करके पंचायत अध्यक्ष चुने जाते थे, जिला अध्यक्ष चुने जाते थे, वो अब नहीं होता है। अब पार्टी नॉमिनेट करती है, तो लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास पावर हो तो वो कौन सा कानून है जो आप बदलना चाहेंगे? कानून बदलना किसी एक व्यक्ति के हाथ की चीज नहीं है। नहीं, मतलब उसके लिए संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, कोई कौन सा ऐसा कानून है जिसको आपको लगता है कि ये ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा? उसके बारे में बहुत सारे ऐसे कानून हैं देश में जो लाए गए हैं, बहुत सारे कानून हैं,
तो उस कानून में अब किस किस कानून की बात आपसे करूँ, हम तो एक एडवोकेट भी हैं। अब कानून के बारे में इतना जल्दी फैसला हम तुरंत नहीं दे सकते आप कि कौन सा कानून को बदले जाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा मैसेज जो आप जनता को देना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आजकल जिस तरीके की राजनीति होती है, आप उस राजनीति से बहुत अलग होकर बात की है, आपका कौन सा मैसेज है जो आप जनता को देना चाहते हैं? नहीं, जनता को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप वैसे उम्मीदवार को चुने जो आपके विचारों से अगर जीत के आते हैं तो वो आपके विचारों को बिल्कुल अक्षुण्ण बनाए रखे और वो अपने आप को बदले नहीं, वो आपके प्रति पूर्ण उत्तरदायी रहे। और ये तभी संभव है जब आप अपना उम्मीदवार स्वयं चुनेंगे। और आप उम्मीदवार कैसे चुनेंगे, तो ये आप अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से बात करें कि साहब हम कैसे उम्मीदवार को चुनेंगे। तो जब तक जनता अपना उम्मीदवार खुद नहीं चुनेगी तब तक सही उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं और सही प्रतिनिधि नहीं हो सकता। इसलिए जनता से मेरा ये अंतिम अपील है कि आप अपना उम्मीदवार स्वयं चुनें। तो सुना आपने, हमारे साथ थे अभी अमरेंद्र बागी जी, जो अपना राजनीतिक सफर जेपी आंदोलन से, जिन्होंने जेपी जी के जो छात्र विंग जो था उससे अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, उसके बाद अदालत में जाके लोगों को न्याय दिलाने का काम किया और अब इनका जो भरोसा है ये जनता को एक अच्छा जिंदगी देने का, या फिर यूं कह लीजिए कि विकास लाने का, भ्रष्टाचार को खत्म करने का और युवाओं को एक अच्छा रोजगार देने का जो इनका सोच है, इससे हमें लगता है कि अमरेंद्र बागी जी जैसे लोगों को अगर एक बार इनको मौका दिया जाए, एक बार इनको विधायक बनाया जाए या फिर एक बार इनको लड़ाया जाए, तो इनसे पता चलेगा कि जनता किस तरीके का उम्मीदवार चाहती है। और जनता को अगर इस तरीके के उम्मीदवार मिलते हैं जो जनता के लिए काम करे, और जो भी काम हो जनता के लिए काम हो, जो पार्टी और बाकी चीज़ों से उठकर काम करे, क्योंकि आजकल जिस तरीके से हम देखते हैं कि जितने भी पार्टी हैं वो सिर्फ जनता के लिए काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो अमरेंद्र बागी जी जैसे लोग अगर एक बार राजनीति में आते हैं, राजनीतिक क्या कहते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, तो हमको लगता है या फिर जनता को लगता है कि इनके जैसा अगर लोग आएंगे तो देश का और हमारे जो बिहार है उसका विकास होगा और लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों का भी भलाई होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए हिंदुस्तानी पॉडकास्ट लाइव। हम फिर मिलेंगे आपके साथ हमारे अगले एपिसोड में एक अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।